हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आपको दो बहुत ही छोटे और बहुत ही प्यारे प्यारे से टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। कौन से टॉपिक्स? इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिकल पावर। वैसे तो ऑलरेडी लोअर क्लास में 10th क्लास में भी आप ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 12th के हिसाब से बताने वाला हूँ ये दोनों टॉपिक्स, और कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड बुक के अलावा इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ प्यारी प्यारी बातें बताने वाला हूँ आपको, जो सुन के आपको लगेगा अरे सर, वाकई में सर ऐसा होता है, अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। जान के मज़े आने वाले हैं आपको, इसलिए इस लेक्चर में आखिरी तक ईमानदारी से प्यार से बने रहिएगा। बहुत ही कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर 6। तो प्यारे, पहला टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि करंट कितने तरह के इफेक्ट शो करता है। एक्चुअली बेटा, करंट शोज 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। 1 केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, सेकेंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड थर्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पहला केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है प्यारे, ये आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस। जी हाँ, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में अगर एनोड कैथोड डाल के अगर उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो आपने देखा उसमें केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है, केमिकल चेंजेस आते हैं। करंट फ्लो कराने से नई तरीके के केमिकल्स बनते हैं, इसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। करंट से केमिकल चेंज होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिलहाल अलग की बात। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो क्या है? सिंपली, वैसे 10th क्लास में पढ़ा है, शॉर्ट में अभी क्या, अगर किसी भी वायर में अगर हम करंट फ्लो कराएं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और ये आपका आगे यूनिट्स में 12th क्लास में भी बहुत बड़ी यूनिट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तीसरे इफेक्ट पे आ जाइए जो अभी पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? सिंपली आपने देखा होगा, अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कराएं तो करंट फ्लो होने से वायर हीटअप हो जाता है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर से, वायर में करंट फ्लो कराने पर वायर हीटअप हो जाता है, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्यों होता है, क्यों वायर हीटअप हो जाता है? तो प्यारे, आपने इसी यूनिट में, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा, कोई भी एक इस तरीके से कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और रास्ते में पॉजिटिव आयंस होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जहां चाहे मूव कर सकते हैं, रैंडम वेलोसिटी से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, जबकि पॉजिटिव आयंस अपनी जगह फिक्स्ड होते हैं। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इधर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होने की वजह से जो इसका फेस ए है वो हाई पोटेंशियल पॉजिटिव पे हो जाता है और बी वाला पोटेंशियल नेगेटिव पे हो जाता है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्ट होके किस तरफ? पॉजिटिव की तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जिस कंसेप्ट, जहां पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस एवरेज वेलोसिटी से भागते हैं उसे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागते हैं प्यारे, तो ये रास्ते में रखे हुए पॉजिटिव आयन से इनकी टक्करें होती हैं, इसी को हम कहते हैं रुकावट आती है, रेजिस्टेंस होता है। लेकिन प्यारे, जब इनसे इनकी टक्करें होती हैं तो टक्कर से क्या बनता है? टक्कर से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने से, टक्कर से, यहाँ जो इनकी वेलोसिटीज थी, इससे टक्कर होने पर ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये इनके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, ये और तेजी वाइब्रेट करने लगते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर, पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आए, टकराए आयन से, आयंस हिलने लगे, उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और कोलिजन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये वायर गर्म हो जाता है। इसी को हम कहते हैं क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो समझ पा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? बोले सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इससे हीट बनती है, जब करंट फ्लो कराते हैं तो सर हीट बनती है। कितनी हीट बनती है सर, उसका फॉर्मूला बता दीजिए, जो हम कौन से लॉ में पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने नाम सुना होगा। क्या होता है, उससे पहले आपको ये बता दें कि जब इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, टक्कर होती है, हीट बनती है, तो हीट कितनी बनती है?
प्यारे आप देखिए यहाँ पे अगर हमें हीट एनर्जी का हीट निकालनी है कितनी बन रही है, तो हीट एक तरीके की एनर्जी है और एनर्जी हमेशा किसके इक्वल होती है, जी हाँ, वर्क के। आप ये देखिए जो बैटरी है, बैटरी ही तो यहाँ पे कुछ वर्क कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को आगे खिसकाने में उनको टक्करें जो हो रही हैं, बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है, जितना वो वर्क करेगी उतनी एनर्जी बनेगी यहाँ पे हीट एनर्जी। तो जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी बनेगी, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा वही वर्क का। और वर्क का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे, आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल का आपने प्यारे फॉर्मूला पढ़ा था। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो गया, V इंटू क्यू। तो यहाँ पे अगर हम V इंटू क्यू लिख दें और फिर यहाँ पे Q का फॉर्मूला डाल दें, प्यारे Q का क्या फॉर्मूला होता है, सिंस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, विच इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला क्या हो गया, IT। तो यहाँ पे Q की जगह डाल दें IT, तो लीजिए हीट एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला आ गया क्या, VIT। ये सिंपली हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, जैसे हम दो और नई फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप देखिए अगर आप यहाँ पे V का फॉर्मूला डाल दें, बताइए V का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ से, IR, या फिर I को एलिमिनेट करके I का फॉर्मूला डाल दें, ओम्स लॉ से I का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। तो जरा देखिए हीट एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन जाना है, यहाँ पे V की जगह IR लिख दें, तो IR इंटू I इंटू T, तो ये बन गया आपका I स्क्वायर RT, एक ये फॉर्मूला बन गया। या यहाँ पे हीट के फॉर्मूले में V वैसा ही लिखा रहने दें और I की जगह लिख दें V अपॉन R, तो ये लीजिए क्या फॉर्मूला बन गया, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो बेटा हीट के 3 फॉर्मूले बन गए जो ऑन टिप्स आपको याद होने चाहिए हीट एनर्जी का, VIT I स्क्वायर RT और H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन RT। बात आई सर यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो प्यारे यहाँ पे आप ये देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है। ये जो दो यहाँ पे फॉर्मूले यहाँ पे आए हैं हीट के, या तो I स्क्वायर RT या फिर H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, नोट कर लीजिएगा। जूल लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पे ये कहा गया है, एक तो इस फॉर्मूले से साफ साफ पता चल रही है पहली बात कि हीट जो है, आप देखिए इफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर मान लें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इफ R इज कांस्टेंट, एक गिवन रेजिस्टर है, तो उसमें कितनी हीट बनेगी, वो हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, R कांस्टेंट है तो हीट डिपेंड कर रही है I स्क्वायर पे। मोर द करंट मोर विल बी द हीट, ऑब्वियसली जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा टक्करें होंगी, और जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतनी ज्यादा हीट बनेगी। तो बताइए अगर करंट को डबल कर दें तो हीट कितने टाइम्स हो जाएगी, जी हाँ, I की जगह अगर 2I लिखेंगे तो हीट डबल नहीं 4 टाइम्स हो जाएगी। आप देखिए I की जगह अगर आप 2I लिखेंगे तो 2I का होल स्क्वायर 4I स्क्वायर हो जाएगा, यानी हीट विल बिकम 4 टाइम्स। ऐसे ही आप मुझे ये बताइए जरा, जैसे हीट एनर्जी करंट पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर पे, ऐसे ही बताइए रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो कुछ बच्चे बोले कि सर रेजिस्टेंस पे साफ सर देखिए सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मोर द रेजिस्टेंस मोर विल बी द हीट एनर्जी प्रोड्यूस। वहीं पे कुछ बच्चे बोले अरे सर यहाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि हीट जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो जाए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जाए। तो प्यारे दोनों बात सही लिखी हैं, लेकिन दोनों बातों की जो सत्यता है वो अलग अलग कंडीशंस में ही वैलिड होगी। क्या, आप ये देखिए हीट आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगी जब यहाँ पे I कांस्टेंट है। तो आप देखिए अगर यहाँ पे I कांस्टेंट हुआ फॉर अ गिवन करंट, अब करंट अगर नहीं बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है, तब ही I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, वो सॉरी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। अगर I कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। और अगर V कांस्टेंट है, कहीं पे हम करंट फ्लो करा रहे हैं, बैटरी ले रखी है, अगर वहां पे V कांस्टेंट है, हम बैटरी चेंज नहीं कर रहे हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस वही रख रहे हैं, तब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए इसमें V तो आ ही नहीं रहा है, इसमें V आ रहा है। अगर V कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगी। तो ये इफ V इज कांस्टेंट देन
then heat energy is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका बात ध्यान रखिएगा, कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एग्जाम में एमसीक्यूज में इस तरीके से उल्टा सीधा करके वो पूछ लेंगे ताकि आपको कंफ्यूज कर सकें। ध्यान रखना, जब जो चीज़ कांस्टेंट है उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगी। फिलहाल चौथी एक बात साफ साफ आप ये भी देख रहे हैं कि हीट जो है वो टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, चाहे कोई चीज़ कांस्टेंट हो या ना हो। जितनी ज़्यादा देर तक के लिए करंट फ्लो कराएंगे, जितनी ज़्यादा टाइम तक फ्लो होता रहेगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, उतनी ज्यादा टक्करें होती रहेंगी और उतने ही ज्यादा हीट एनर्जी बनेगी। तो प्यारे, इस तरीके से आप समझ जाइए कि ये चार चीजें जो हैं, इन चारों को मिला के कहते हैं हम यूज लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है प्यारे, अभी बात आई प्यारे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है सर, कहीं पे करंट फ्लो होता है तो उससे हीट बनती है, लेकिन सर उस हीट का क्या करें, उसका यूज़ क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या हैं जान लीजिए। आपने रोज़मर्रा में देखा होगा घर पे कई सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे होते हैं जिसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो हीटअप हो जाते हैं। वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशन है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक इमल्शन रॉड या फिर इलेक्ट्रिक अवन या फिर बल्ब की हम बात करें, इन सब में क्या होता है, करंट फ्लो कराते हैं। हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर बल्ब करंट फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो जब होता है, स्विच ऑन करते हैं, उसके जो वायर है वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर उससे हीट निकलने लगती है, जिसकी वजह से सर्दियों में कमरे को हम गर्म करते हैं। तो ये सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के यूजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो याद कर लीजिए कि हाउस होल्ड हीटिंग अप्लायंसेज में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज होता है। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह वगैरह आपने सब सुना होगा। लेकिन बात आई जैसे ऐसे जितने भी अप्लायंसेज हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो आपने उसमें देखा है कि जब करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो कराने से वो वायर गर्म तो होता ही होता है, गर्म होने के साथ साथ उससे लाइट भी निकलने लगती है और वो बहुत गर्म हो जाता है। क्या आपको पता है वो जो हीटिंग डिवाइस है उसके जो वायर बने होते हैं, कॉइल बनी होती है जो रेड हॉट हो जाती है, वो कौन से मटेरियल की बनी होती है? जी हाँ, वो एलॉयज की बनी होती है। वो नॉर्मल मेटल्स की नहीं बनी होती, वो एलॉयज की बनी होती है। ऑब्वियसली एक ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस कैसा हो, ऑब्वियसली ज्यादा हो। आपने अभी देखा हीट एनर्जी का फॉर्मूला I²RT है। तो प्यारे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा रुकावट होगी और उतनी ज्यादा टकरे होने से उतनी ज्यादा हीट एनर्जी बनेगी। इसलिए ऐसा मटेरियल चूज किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो। वरना क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हीट ज्यादा बनेगी। हीट इतनी बनी, अगर कहीं वो मेल्ट हो गया तो टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए ऐसा मटेरियल चूज किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस भी हाई हो, रेजिस्टेंस कह लो या रेजिस्टिविटी कह लो, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो। इसी के लिए एलॉयज लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई एलॉयज आर यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट्स। बोलेंगे वैसे इसके दो मेन रीजंस हैं, लेकिन एक दो और भी रीजन है। पहला मैंने बताया क्या, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और तीसरा प्यारे ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। मतलब हाई टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर पे जो मेटल्स होते हैं जनरली वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन ले लिया, बहुत हाई टेम्परेचर पे आयरन ऑक्साइड बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, पाउडर बन के ऑक्साइड बन के बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए एलॉय लिए जाते हैं। बिकॉज एलॉयज डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हायर टेम्परेचर। समझ पा रहे हैं? और चौथा है इसका क्या, दे आर टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब क्या, इनको आसानी से वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए ये एलॉयज के हीटिंग एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। अभी दिमाग में सोचो, अगर आपके क्वेश्चन आया कि नहीं आया तो दिमाग में आना चाहिए था। बोले सर ठीक है, अगर ये जो एलॉय है, जैसे जनरली हम ये एलॉय ले लेते हैं नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनिन का, चलो हमने नाइक्रोम का ले लिया। सर ये नाइक्रोम में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो हीटअप तो होता ही होता है। करंट फ्लो कराने से क्यों हीटअप होता है वो आपने समझा दिया, टक्करों की वजह से हीटअप होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन सर वो लाइट काय को एमिट होने लगती है,
है, हीट के साथ साथ लाइट कैसे निकलती है सर, ये नहीं समझ में आया। तो बेटा ये अंदर की बात है, हालांकि रिलेटेड टू केमिस्ट्री आपने एटम वगैरह में पढ़ा है। देखिए क्या होता है प्यारे, जब हम ऐसे वायर में करंट फ्लो कराते हैं, चाहे वो नाइक्रोम के हो गए हीटिंग एलिमेंट डिवाइसेस में, या फिर टंगस्टन का हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, तो होता ये है जब करंट फ्लो कराते हैं तो टक्करों की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और वो जो एटम है, एटम के चारों तरफ शेल्स में, ध्यान से सुनना, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और जब हीट प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, हायर शेल में जम कर जाते हैं। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं किसी एटम को तो उसके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, हायर शेल में जम कर जाते हैं। तो यहाँ पे यही होता है, एटम में एनर्जी आती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हायर शेल में चले जाते हैं, यानी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं उस एनर्जी से। लेकिन जब भी कोई एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो बहुत देर तक वहाँ रह नहीं पाता, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करते हैं। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो वो ऊपर जंप करता है, यानी ऊपर जंप करने के लिए उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है। ऐसी उल्टा जब वो ऊपर से नीचे जंपता है तो वो अपने अंदर से वो एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी जब बेटा रिलीज होती है, वही एनर्जी जो रिलीज होती है, इट विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। क्योंकि अगर ऊपर से नीचे जंप कर रहा है तो उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वेव्स रिलीज हो रही हैं, अगर उनकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है तो द एनर्जी रिलीज लाइज इन द विजिबल रीजन, जिसकी वजह से वो हमें ग्लो करता हुआ, उससे लाइट निकलती हुई हमें दिखाई देती है। कंटिन्यूसली करंट फ्लो कराने से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन ऊपर जंपते रहते हैं और कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे कूदते रहते हैं और कंटिन्यूसली एनर्जी विजिबल लाइट की फॉर्म में रिलीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज हमें ग्लो करती हुई दिखाई देती है। चाहे हम ये बल्ब की बात कर लें, CFL की बात कर लें, कोई भी ग्लो करने वाली जो चीज है जिससे लाइट निकल रही है, हर जगह यही फिनोमेना होता है, ऊपर से नीचे जंप करते समय एनर्जी रिलीज होती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो बेटा प्यारे बीच बीच में रोक के सर के लिए, इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दो। ध्यान रखा करो, भूल जाते हो, मगन हो जाते हो लेक्चर में। फिलहाल प्यारे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, शॉर्ट में जल्दी से देख लो। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट। आपने देखा होगा कटआउट्स वगैरह लगे होते हैं मीटर के आसपास, या इन्वर्टर वगैरह में, फ्रिज में, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में छोटे छोटे फ्यूज लगे होते हैं, कार्ट्रिज टाइप फ्यूज लगे होते हैं। फ्यूज का क्या काम होता है प्यारे? 10 में पढ़ चुके हो, इसलिए यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे ये लाइव वायर आ रहा है, ये न्यूट्रल वायर आ रहा है ना, ये इसको आप एक एक्सपेंसिव 2 लाख रुपए का LED टीवी आप लेके आए, प्लाज्मा टीवी, LED टीवी वगैरह, बोले अगर सर ये लाइव और न्यूट्रल में यहाँ से करंट गया, अगर किसी बाहरी फॉल्ट की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर यहाँ पे हैवी करंट चला गया, तो हैवी करंट जब इस टीवी में जाएगा, फ्रिज में जाएगा, तो ये फूक जाएगा। ये ना फूके, इसमें हैवी करंट ना जाए, तो ये जो लाइव वायर होता है इसके बीच में एक रास्ते में एक फ्यूज वायर लगा दिया जाता है। एक फ्यूज वायर लगा दिया जाता है जो एक ऐसे मटेरियल का बना होता है, फ्यूज वायर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो बट रेजिस्टेंस हाई हो। रेजिस्टेंस कह लो या रेजिस्टिविटी हाई हो। इससे क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने से ये वायर का चूंकि मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसलिए ये वायर मेल्ट कर जाता है। एक लिमिट से ज़्यादा जब करंट फ्लो होता है तो करंट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है इतनी, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो है तो वो इसको मेल्ट कर देता है, तोड़ देता है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक होने से हैवी करंट अंदर नहीं जा पाता। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम है, विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट। अलग अलग रेटिंग के फ्यूज आते हैं। अगर हम बात करें 5 एम्पियर रेटिंग का कोई फ्यूज है, इसका मतलब इट विल अलाउ अ मैक्सिमम ऑफ 5 एम्पियर करंट टू फ्लो थ्रू इट। 5 एम्पियर से ज़्यादा जैसे ही जाएगा करंट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, इतनी हीट बढ़े, रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई इसका, तो हीट भी ज़्यादा बनेगी, ये मेल्ट हो जाएगा। तो बोले अच्छा सर एक ऐसा मटीरियल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो और रेजिस्टेंस हाई हो, कौन सा लिया जाता है? एलॉय लिया जाता है यहाँ फिर से, लेकिन नाइक्रोम नहीं, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन चूज किया जाता है, वायर ऑफ
फ्यूज वायर को बनाने के लिए। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके प्यारे, अभी बात आई इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक पावर प्यारे, जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अभी, ये सारी चीज़ें आपने लगभग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी लेक्चर में आके बहुत इंपॉर्टेंट नई बड़े बच्चे वाली बातें आने वाली हैं, इसलिए ध्यान से आगे देखते रहिए। अभी वापस से वही पढ़ रहे हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल बोले पावर क्या चीज़ होती है। आपको मालूम है प्यारे, बैटरी लगाएंगे रजिस्टर में तो बैटरी करंट भेजेगी। बैटरी जब रजिस्टर्स में करंट भेजेगी तो रजिस्टर उसमें रुकावट डालेगा, तो उस रुकावट के अगेंस्ट करंट को फ्लो कराने में, करंट को भेजने में कि जाओ करंट पूरा बह के सर्किट कंप्लीट करके वापस आओ, बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो बैटरी जितना भी वर्क कर रही है करंट को मेंटेन करने में, वही वर्क पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम कह दो या रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। बोले अच्छा सर, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला डेफिनेशन के हिसाब से ये हो गया, लेकिन सर वर्क का खुद फॉर्मूला VQ होता है, डाल सकते हैं। अभी हमने लिखा था सिंस पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का V इंटू क्यू, और Q का क्या फॉर्मूला होता है, सिंस I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q को क्या लिख सकते हैं, IT। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने अगर IT लिख दिया तो नीचे T से T कॉच गया तो पावर का फॉर्मूला आ गया क्या, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। ये एक फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूले और निकाल लो जल्दी से। या तो यहाँ पे V का फॉर्मूला डाल दो या I का फॉर्मूला डाल दो। प्यारे, V का फॉर्मूला होता है IR ओम्स लॉ के हिसाब से, और I का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। अगर यहाँ पे V की जगह IR डालोगे तो P बन जाएगा IR इंटू I, ये कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और यहाँ पे I की जगह अगर V अपॉन R डाल दो तो V तो था ही, I की जगह V अपॉन R, तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर के तीन फॉर्मूले आ गए नए, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, I स्क्वायर R, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। बेटा ये कोई तीन फॉर्मूले नए याद करने के लिए अलग से जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हीट एनर्जी में आपने एनर्जी के फॉर्मूले पढ़े थे, VIT, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन RT। तो बस वहां से TT हटा दो तो वही तीन फॉर्मूले आ गए। अब इन तीन फॉर्मूले में आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर जो है रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, तो आप देखिए पहला वाला जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये कह रहा है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जबकि दूसरा वाला जो फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन R, ये कह रहा है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो भैया ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, लेकिन दोनों ही बातें सही हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे, P R के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगी, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगी, जब I कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और जब V कांस्टेंट होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये बात ध्यान रख लीजिए, आगे और इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड बताने वाला हूं, इसका ध्यान रखिएगा। बोले सर अच्छा पावर की यूनिट बता दीजिए, तो ये लीजिए जल्दी से यूनिट देख लीजिए, P इज इक्वल टू W अपॉन T है, इन दोनों की यूनिट डाल दीजिए, पावर की यूनिट आ जाएगी। वर्क की यूनिट होती है प्यारे क्या, जूल, ठीक है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसकी यूनिट आ गई जूल पर सेकंड, जिसे मिला के हम क्या लिखते हैं, जी हाँ वॉट लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल W इस तरीके से लिखते हैं। तो आप ये देखिए, अगर वर्क 1 जूल का है, टाइम 1 सेकेंड है, तो पावर भी कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। एक छोटा सा क्वेश्चन, वो कहेंगे कि बताइए डिफाइन 1 वॉट क्या है, तो आप कहोगे 1 वॉट क्या है, 1 वॉट आप कहोगे 1 वॉट क्या है, वैसे तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड है, पावर 1 वॉट कब आएगी, जब 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में हो तो पावर हो जाएगी 1 वॉट। तो हम ऐसे कहेंगे द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ एन अप्लायंस ऑफ अ डिवाइस इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इन सेंडिंग द करंट थ्रू द डिवाइस। समझ पा रहे हो नहीं, बैटरी 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में करेगी करंट भेजने में, तो हम कहेंगे कि इस डिवाइस की पावर कितनी है, 1 वॉट, ठीक है। अच्छा, इसकी और बड़ी यूनिट्स भी होती हैं बेटा, बड़ी यूनिट किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, हॉर्स पावर। अरे हॉर्स पावर क्या है,
अरे पहले किलोवाट की बात करो। किलोवाट का मतलब क्या? किलो का मतलब होता है 1000 यानी 10 टू द पावर 3 वाट। मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 वाट। गीगावाट 10 टू द पावर 9 वाट। टेरावाट यानी 10 टू द पावर 12 वाट। और हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? जी हाँ 746 वाट। लेकिन हॉर्स पावर बाकी सारी यूनिट से थोड़ी अलग है। क्यों? ये वाली जो यूनिट्स होती हैं बेटा, जनरली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं उनकी जो पावर होती है वो वाट, किलोवाट, मेगावाट में बताई जाती है। जैसे पंखा ले आए 100 वाट का होता है, या गीज़र ले आए 2 किलोवाट का होता है। इस तरीके किलोवाट, गीगावाट या वाट में बताई जाती है। लेकिन ये हॉर्स पावर जो यूनिट है ये कहाँ यूज़ करी जाती है? ये यूज़ करी जाती है फॉर इंजीनियरिंग पर्पजेज। इंजीनियरिंग पर्पजेज का मतलब इंजन्स की पावर अगर आपको बतानी है तो वो वॉट में ना बताने की बजाय हॉर्स पावर में बताई जाती है। आप CFL बल्ब लेने जाते हो, वो पूछता है भैया कितने वॉट का चाहिए, या आप कहते हो भैया 5 वॉट का निकाल दो, 20 वॉट का निकाल दो, है ना। आपके पास कितने वॉट का बल्ब है बता दो। लेकिन जब कार लेने जाते हो तो आप इंजन पूछते हो भैया कितनी पावर का है, तो वो पावर ऐसे नहीं बताता है कि इसमें 100 वॉट का इंजन लगा है, 200 वॉट का इंजन लगा है ना। इंजन की जो पावर होती है वो वॉट में बताने की बजाय हॉर्स पावर में बताई जाती है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी यूज्ड इन फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। वो बोलेगा भैया इस इंजन की पावर 2 HP है, 2 हॉर्स पावर है, 5 हॉर्स पावर है। अभी ध्यान से सुनना, कुछ बुक से हटके बातें आने वाली हैं। ये सारी बातें बुक में नहीं लिखी हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ आपको जो बुक में नहीं लिखा है, बट मज़े आएंगे, आपको समझ में आएगा अच्छे से। बोल रहे हैं कि सर हॉर्स पावर, वो तो मैं बोल रहा था क्या कि वो हॉर्स पावर में बताएगा 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि सर ये पावर की यूनिट हॉर्स पावर कहाँ से आई? हॉर्स शब्द हॉर्स का कहाँ से इस्तेमाल हो गया? तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें शब्द हॉर्स ही क्यों यूज़ किया जाता है? बोले अरे सर हॉर्स बहुत तेज़ी से भागता है इसलिए सर हॉर्स का यूज़ करते होंगे। अरे भैया हॉर्स से तेज तो चीता भागता है, तो भैया क्या चीता पार रख दें? चीता पार काय को नहीं रख दी, उससे तेज तो चीता भागता है। बोले अरे तो भैया ऐसे अगर रखेंगे कि सर ये बहुत तेज भागता है, ये बहुत भारी होता है, ये बहुत बड़ा होता है, तो भैया क्या एलिफेंट पार रख दें, वेल पार रख दें, या कैट पार, रेट पार, इस तरीके से ऐसी पावर थोड़ी ना रख दी गई। क्या हॉर्स पावर ही क्यों रखी गई? सोचिए ज़रा, हॉर्स पावर क्यों रखी गई, क्यों रखी गई? आपने सुना है बचपन से हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, लेकिन हॉर्स ही क्यों रखा गया? तो जानिए हॉर्स क्यों रखा गया आज आप समझिए। मैंने क्या बोला था, ये हॉर्स पावर कहाँ यूज़ करी जाती है? ये यूज़ करी जाती है इंजन्स की पावर बताने के लिए। इट इज़ यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। और इंजन्स किस चीज़ में लगाए जाते हैं? गाड़ी में। और गाड़ी किस काम में आती है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में गाड़ी का काम आता है। प्यारे, जब गाड़ी में इंजन्स नहीं लगे थे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या यूज़ होता था? सबसे ज़्यादा मोस्टली वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एक जगह से दूसरी जगह पहले घोड़े यूज़ होते थे। क्या? घोड़ा गाड़ी में। तो क्या हुआ, पहले घोड़े यूज़ हो रहे हैं, घोड़े का जा रहे हैं, लेकिन फिर किसी ने इंजन बनाया। जेम्स वॉट ने अपना सबसे पहला स्टीम इंजन बनाया था, जिसने गाड़ी को, स्टीम को एक जगह से दूसरी जगह खींचा था। फिर इंजन्स को जो है गाड़ियों में भी, छोटी गाड़ियों में भी लगाया गया, कार में लगाया गया, मोटरसाइकिल में लगाया गया, एंड सो ऑन। तो ये जो इंजन है, इंजन ने किसको रिप्लेस किया? किसको किया? घोड़ों को रिप्लेस किया। तो ऑब्वियसली जब इंजन लगाया गया, गाड़ी से घोड़ा हटाया गया, उसकी जगह इंजन लगाया गया, तो ऑब्वियसली कोई भी एक कॉमन मैन ये जानने की कोशिश करेगा, ये कंपेयर करने की कोशिश करेगा कि भैया ये जो इंजन आपने घोड़े की जगह लगाया है, तो जरा कंपेयर करके भी तो बताओ कि घोड़ा कितना ताकतवर है एज कंपेयर टू योर इंजन, या योर इंजन कितना ताकतवर है एज कंपेयर टू हॉर्सेस। तो बोले अच्छा ये लीजिए बता देते हैं। क्या करा गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए एक पुली ली गई है ना, पुली ली गई, पुली से बहुत भारी सा जैसे 100 किलो का एक वेट टांगा गया रस्सी से नीचे की तरफ।
रस्सी से नीचे की तरफ वेट टांगा गया और घोड़ों से उस पुली के थ्रू उस वेट को खिंचवाया गया ताकि वो वेट, वो पत्थर नीचे से ऊपर जाएं। तो घोड़ों को कुछ पार लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ पार लगा रहे होंगे वो नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। तो ये नोट किया गया कि वो जो पत्थर नीचे से ऊपर घोड़े खींच रहे थे, एक घोड़ा जैसे खींच रहा था, तो एक पत्थर, उस पत्थर को नीचे से ऊपर ले जाने में उसे कितना टाइम लगा एक घोड़े को। मान ले फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह दूं 10 सेकंड उसे नीचे से ऊपर लगे, तो उसने कुछ वर्क किया होगा नीचे से ऊपर ले जाने में, और वो वर्क डन पर यूनिट टाइम ले लें तो उसने कुछ ना कुछ पार लगाई गई होगी। बोले चलो घोड़े को और इंजन को कंपेयर करना है, तो घोड़े को हटाया गया, घोड़े की जगह इंजन लगाया गया, इंजन को घुमवा के वो पत्थर को पुली से ऊपर उठवाया गया। जब पुली से ऊपर उठवाया गया तो बोले घोड़े ने 10 सेकंड में उठाया था, अभी ये इंजन भी हमारा 10 सेकंड में उठाए तो उसकी कितनी पावर जनरेट करे इंजन, ये देखी गई कि उतने ही टाइम में, उतनी ही हाइट तक ये लोड नीचे से ऊपर जाए तो इंजन को कितनी पावर जनरेट करनी पड़ रही थी उस पत्थर को उतने ही टाइम में नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। कितनी पावर जनरेट करनी पड़ रही थी? 746 वॉट की पावर वो जनरेट कर रहा था, तो वो उतने ही टाइम में नीचे से ऊपर ले जा रहा था जितने टाइम में एक घोड़ा ले जा रहा था। यानी बोले कि एक घोड़े को अगर इंजन से कंपेयर करें तो जितना काम, जितनी पावर घोड़ा जनरेट करता है उतना ही काम उतने ही टाइम में अगर इंजन करे तो उसको कितनी पावर जनरेट करनी पड़ रही है, कितनी पावर जनरेट करनी पड़ेगी? 746 वॉट। यानी बोले एक हॉर्स की पावर लगभग 746 वॉट होती है। समझ पा रहे हो कैसे ये कैलकुलेट किया गया? इस वजह से हॉर्सेस से ये कंपेयर किया गया था, इसलिए यहाँ पे पावर में हॉर्स पावर लगता है, ना कि चूहा पावर और बिल्ली पावर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है प्यारे। तो अब एक और नई बात सुन लो बेटा, अगर आप इंजन लेने जाओगे, मतलब कार लेने जाओगे और पूछोगे इसका इंजन कितनी पावर का है, तो प्यारे वो आपको ये नहीं बोलेगा कि इसका इंजन भाई साहब 5 हॉर्स पावर का है, 2 हॉर्स पावर का है, वो 2 HP 5 HP नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि भैया इसका इंजन 5 HP नहीं 5 BHP का है। प्रैक्टिकली HP की बजाय इंजन की पावर कोई BHP में बताता है। बोले अरे सर अब ये BHP क्या है? बेटा BHP की फुल फॉर्म है ब्रेक हॉर्स पावर। और ब्रेक हॉर्स पावर क्या चीज़ होती है प्यारे? आप समझिए, जब आप कार खरीदने जा रहे हो और उसकी आप पूछ रहे हो इसमें जो इंजन लगा है, इंजन की कितनी पावर है, तो प्यारे ये बताओ क्या आपने यहाँ बरेली से दिल्ली एक जगह से दूसरी जगह क्या इंजन पे बैठ के जाना है? क्या इंजन लेके खरीद के लाओगे, इंजन पे बैठ के जाओगे? कार नहीं चाहिए, सिर्फ इंजन पे थोड़ी ना जाओगे, इंजन के साथ साथ उसमें कार के पार्ट्स लगेंगे, कार की बॉडी लगेगी, स्टीयरिंग लगेगा, व्हील्स लगेंगे, सीट लगेंगी और उसके सारे पार्ट्स लगेंगे बेटा इंजन में। जब तो क्या होगा आप समझिए, अगर इंजन अभी कार से डिटैच्ड है, उसको खड़ा किया गया और उसमें तेल डाल के उसे स्टार्ट किया गया, वो कुछ पावर जनरेट कर रहा है और उस पावर से उसमें स्पीड आ रही है कुछ, जिससे वो भाग सकता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब उसमें वो सारे पार्ट्स लग जाएंगे कार के, तो क्या वो उतनी स्पीड से आगे भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। क्यों? क्योंकि उस इंजन में इतने सारे पार्ट्स लगने पर लोड आ जाएगा, जिसकी वजह से वो इतनी स्पीड जनरेट नहीं कर पाएगा, उतनी स्पीड से भाग नहीं पाएगा जितना वो अकेले रखा हुआ पावर जनरेट करके स्पीड बना रहा था, वो पार्ट्स के साथ उतनी स्पीड से नहीं भाग पाएगा। स्पीड कम होगी, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं स्पीड कम हो गई। और स्पीड कम किससे होती है? ब्रेक से होती है। तो एक तरीके से इंजन पे ब्रेक्स लग जाएंगे, बॉडी पार्ट्स के वजन की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो हमें उससे मतलब होगा कि कम होके अब कितनी हॉर्स पावर देगा, या उससे मतलब होगा कि बिना पार्ट्स लगाए कितनी पावर जनरेट कर रहा है, उससे मतलब होगा। ऑब्वियसली पार्ट्स लगने के बाद, सारी बॉडी अटैच होने के बाद कितनी पावर जनरेट कर रहा है, कम होके जो जितनी अब दे पाएगा उससे मतलब होगा। इसलिए वर्ड यूज होता है ब्रेक हॉर्स पावर, यानी वो हॉर्स पावर जो पार्ट्स लगने के बाद, स्पीड कम होने के बाद, एक तरीके से ब्रेक्स लगने के बाद जो पावर आउटपुट में आएगी उसे हम कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है प्यारे, फिलहाल ये था आपका ब्रेक हॉर्स पावर से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन और है, ये आप अपने आप फाइंड करोगे, ये मैं आपको दे रहा हूं। एक चीज इससे रिलेटेड होती है, जब कार लेने जाते हो सीसी, क्या चीज?
सीसी क्या चीज़ होती है? आप बाइक लेने जाते हो, उससे पूछते हो भैया ये कितने सीसी की है, ये कितने सीसी की है, तो जनरली बाइक्स आती हैं 100 सीसी की, 110 सीसी की, 150 सीसी की, 200 सीसी की, 300 रेसिंग बाइक्स आती हैं 300 सीसी, 400, 500 सीसी की। तो ये सीसी क्या होता है? सीसी क्या होता है? सीसी की फुल फॉर्म होती है, सीसी की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, जो किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की होती है। तो ये सीसी क्या बताती है? किस चीज़ की वॉल्यूम होती है? ज़्यादा सीसी होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कम सीसी होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, और देखता हूं कि कौन इसका सही आंसर करता है। मुझे आप बताएंगे कि ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये वॉल्यूम की यूनिट है, लेकिन किस चीज़ की वॉल्यूम की यूनिट आप पूछते हो उससे, वो आप मुझे बताने वाले हो। तो जल्दी से, अब पता है तो कमेंट करके मुझे बताइए। हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ओके प्यारे, बात आई अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक पे आने से पहले मुझे ये बताओ कि घर पे मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट आपके वायर्स के थ्रू अंदर आपके घरों में आता है, जिससे आप अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाते हो, पंखा चलाते हो, लाइट चलाते हो, एसी चलाते हो, फलाना ढिमकाना चलाते हो, तो उसका बिल देते हो कि नहीं देते हो? देते हो या चाचा की तरह कटिया डाल के बिल नहीं देते? देते हो ना। बिल जो देते हो प्यारे, तो मुझे ये बताओ कि आप इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हो, कौन सी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो जिसका बिल आप देते हो। क्या आप करंट यूज़ कर रहे हो, क्या आप पावर यूज़ कर रहे हो, क्या आप वर्क यूज़ कर रहे हो, एनर्जी यूज़ कर रहे हो, रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हो, मतलब किसके बेसिस पे इलेक्ट्रिक सिटी का जो बिल होता है वो आता है। मतलब करंट के हिसाब से क्या बिल जनरेट होता है कि आपने कितना करंट यूज़ किया, या वोल्टेज के हिसाब से होता है कितना वोल्टेज यूज़ किया? नहीं। किस चीज़ के हिसाब से बिल बनता है? एनर्जी के हिसाब से। किस चीज़ के हिसाब से बिल आता है? कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। कौन सी एनर्जी? जी हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने कितनी कंज्यूम करी, उसी का बिल आता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है वही हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? जहाँ से भी करंट आ रहा है, जो भी सोर्स उस करंट को भेज रहा है, वो करंट को भेजने में, जैसे हम यहाँ बैटरी लेते हैं, बैटरी करंट भेज रही है, तो बैटरी करंट भेजने में कितना वर्क कर रही है या कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है गिवन टाइम में, उसी को हम कहते हैं एनर्जी। कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी खुद एक तरीके का वर्क है, पहले ही पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें, चलो। वर्क का फॉर्मूला होता है VQ, या अभी आपने देखा पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क का क्या हो जाएगा? PT फॉर्मूला हो जाएगा वर्क का, तो यहाँ पे लिख दें P × T। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया PT। P के 3 फॉर्मूले हैं। P के 3 फॉर्मूले क्या हैं? एक है VI, एक है I²R और एक है V²/R। T तीनों जगह लगेगा ही लगेगा। तो ये लीजिए एनर्जी के 3 फॉर्मूले और आ गए। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि गिवन टाइम में, कि 1 घंटे में, 4 घंटे में, इतने सेकंड में, अगर उसकी पावर इतनी है, जो भी डिवाइस आपने लगा रखा है, या इतना वोल्टेज आ रहा है, इतना करंट यूज़ हो रहा है, आ रहा जा रहा है, तो कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला लें E = PT, अगर SI यूनिट की बात करें, पावर की SI यूनिट होती है वॉट, टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, तो बताइए एनर्जी की क्या यूनिट आएगी? वॉट सेकंड आएगी, जिसे मिला के क्या लिखेंगे? जूल। ऑब्वियसली एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है, तो एनर्जी की SI यूनिट तो जूल होती है प्यारे। लेकिन घर की अगर पूरी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि एक दिन में, एक हफ्ते में, या एक महीने, एक साल में आपने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी, तो प्यारे जूल में नहीं बताओगे, क्योंकि जूल पूरे घर की इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए एक बहुत छोटी यूनिट होगी। जैसे अगर आपका वजन, आपके मास की बात करें, तो क्या अपना मास आप मिलीग्राम में बताते हो? नहीं, ग्राम में भी नहीं बताते, केजी में बताते हो। मिलीग्राम और ग्राम बहुत छोटी यूनिट है आपके वजन के लिए। हाँ, अगर पेन का मास पूछें तो आप ग्राम में बताओगे क्योंकि छोटा है। ऐसे ही अगर पूरे घर की बात करें, इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है, अगर उसे जूल में निकालोगे तो जूल उसकी बहुत छोटी यूनिट होगी, इसलिए बड़ी यूनिट यूज़ करी जाती है। कौन सी? अगर पावर की जगह
किलोवाट लिख दें, बड़ी यूनिट डाल दें, वॉट की बड़ी यूनिट और टाइम से बड़ी यूनिट आर डाल दें, तो ये किलोवाट इंटू आर जो बन के आई किलोवाट आर, इसको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। या फिर इसे क्या भी कहते हैं, बोटू, लिख लेना, बोटू, छोटू नहीं, बोटू की फुल फॉर्म है क्या, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या कमर्शियल यूनिट क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि जो आप बिजली का बिल पे करते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हो, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कंज्यूम करी, वो जूल में ना बता के, आपने सुना होगा अपने घर में कभी पूछना, बोले पापा जी 1 महीने में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, कितने का बिल आता है, तो वो कहेंगे बेटा 200 यूनिट, बेटा 500 यूनिट, बेटा 1000 यूनिट का बिल आ जाता है। अगर वो बोल रहे हैं 500 यूनिट का बिल आ रहा है, तो ये जो यूनिट है, यूनिट का मतलब उनका क्या ही है, यूनिट का मतलब है किलोवाट आर ये यूनिट होती है। इसी यूनिट में ट्रेड चलता है। जैसे आपका 500 किलोवाट आर का बिजली का बिल आया, तो एक यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है 5 रुपए की एक यूनिट है, तो आपका 500 यूनिट का बिल आया, 5 रुपए की एक यूनिट, तो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 5, 2500 रुपए का आपका बिल बन जाएगा। तो ये जो बिल बना रहे हैं कमर्शियली जो बिल बना रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं आपस में, वो कौन सी यूनिट के बेसिस पे किया जा रहा है, जूल के बेसिस पे नहीं, किलोवाट आवर के बेसिस पे। इसलिए हम इसे कमर्शियल यूनिट या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। बात आई सर ये भी इसकी एनर्जी की यूनिट है, ये भी एनर्जी की यूनिट है, तो सर इन दोनों में कोई रिलेशन होगा। हाँ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, जल्दी से देख लो। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं प्यारे, और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। तो ये हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट सेकेंड, या इसे लिख लो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकंड। जैसे पॉइंट इधर ले गए, 10 टू द पावर 6 कर दी, पॉइंट पीछे ले जाके, और वॉट सेकंड को मिला के क्या लिख सकते हैं, जूल। तो ये लीजिए 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं। कहीं पे कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आप लिख देंगे। तो प्यारे जल्दी से आप नोट कर लीजिए। बोले सर एक बात बोली थी आपने, अरे चचा की तरह क्या कटिया डालते हो। बोले सर ये कटिया क्या चीज़ होती है। बेटा गाँव में ये शब्द बड़ा प्रचलन में होता है, कई जगह छोटी जगहों पर। कटिया क्या होता है प्यारे, बता रहा हूँ, करना मत कभी। क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे बाहर से तार आते हैं, ओवरहेड केबल्स, वो आपके पहले मीटर में जाते हैं, और मीटर से जाने के बाद अंदर घर में आते हैं। तो घर में आप जितने भी पंखे लाइट यूज करते हो, जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हो, वो क्योंकि जो तार है वो बाहर के तार किसके थ्रू होते हुए आ रहे हैं, मीटर के थ्रू होते हुए आ रहे हैं। बाहर से लाइव और न्यूट्रल तार आया, ये आपका मीटर लगा हुआ है, और मीटर से पास होते हुए तार अंदर जा रहे हैं, जिसमें आप कोई भी फैन, इलेक्ट्रिक एनर्जी होम के अंदर चलाते हो, और जितना भी कंज्यूम करते हो वो मीटर के थ्रू आ रहा है। तो मीटर में रीडिंग बढ़ती जाती है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी। 1 किलोवाट हो गई, फिर 2, फिर 3, और फिर उसकी बिलिंग होती है, आप बिल पे करते हो। अभी क्या करते हैं, बोले अरे मीटर में रीडिंग आएगी, हमें बिल देना पड़ेगा। बोले क्या तरीका निकाल लिया, बोले कई जगह क्या होता है, जैसे ओवरहेड केबल्स जा रहे हैं बिजली के खंभों के ऊपर से, तो वहीं पे आसपास छत है, बोले अरे छत के ऊपर से होता ही वो जा रहा है, तो क्या करी, छत पे एक डंडे में ऐसे डंडा लिया, और डंडे में लगाया तार, और तार पे लगाया एक हुक, और वो इसके ऊपर लाइव वायर के ऊपर डाल देते हैं, और वो तार ले आए अपने घर के अंदर। आप सोचो लाइव वायर से तार डायरेक्टली घर के अंदर ले आए, तो प्यारे मीटर से तो करंट पास ही नहीं हुआ, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, मीटर में रीडिंग ही नहीं आएगी, घर में आराम से फ्री की बिजली पाओ। अरे आइडिया नहीं दे रहा हूँ कि फ्री की बिजली पाओ, ऐसा कर मत लेना प्यारे, बहुत खतरनाक है। कई लोग मर चुके हैं, इसमें करंट लग जाता है कई लोगों को, एंड इट इज़ नॉट लीगल। गवर्नमेंट पकड़ लेगी ना, बहुत ठोकेगी भी, और फाइन भी लगेगा, और जेल भी जाओगे, बहुत चेकिंग होती है। फिलहाल तो इसे नॉर्मल लैंग्वेज में, हिंदी में कटिया कहते हैं, कि कटिया डाल के करंट जो है डायरेक्टली घर में पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल प्यारे ये था आपका इलेक्ट्रिकल पावर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट बात आई प्यारे पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होती है प्यारे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, एग्जाम में सुन लो बेटा। ये जो मैंने अभी जितना पढ़ाया ना, ये एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। 12th क्लास में ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पूछी जानी है, बट
टॉपिक्स जो आगे हैं, जो पीछे हैं, जो दूसरे आगे क्वेश्चंस बनेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सम अप करके आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी, जिसकी वजह से आप आगे पीछे के टॉपिक्स के आंसर भी कर पाएंगे। इसलिए ईमानदारी से, मन से इसे पूरा दिमाग में बसाइए और ध्यान से देखिए। आगे जो टॉपिक आने वाला है इसका अगला, हाँ, वो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे, नया टॉपिक होगा वो, फिलहाल पावर रेटिंग क्या चीज़ होती है बेटा। जब भी आप बाजार से कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाते हैं, पंखा लाए, बल्ब लाए, एसी लाए, आपने देखा होगा उस पर पावर रेटिंग लिखी होती है, छपी होती है। जैसे बल्ब लाए तो उस पर लिखा होगा CFL पे 20 वाट 220 वोल्ट, है ना। आप इस तरीके से फैन लाए, उस पर लिखा होगा 80 वाट 220 वोल्ट, है ना। आप रॉड लाए, उस पर लिखा होगा 60 वाट 220 वोल्ट। आप देखिए ये पावर होती है, ये वोल्टेज है। पावर तो सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वोल्टेज सबका 220 लिखा होगा। इंडिया में 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है घरों में। तो अगर कहीं पे ये लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब ये होता है 60 वाट। बेटा वॉट का मतलब क्या होता है, ये पावर की यूनिट है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड। तो अगर कहीं पे 60 वाट लिखा है तो वॉट का मतलब होता है प्यारे जूल पर सेकंड। तो अगर कहीं 60 वाट लिखा है तो 60 वाट का मतलब 60 जूल पर सेकंड। तो आप समझिए ये जो पावर रेटिंग है, इससे वो क्या बताना चाहते हैं, इससे ये बताना चाहते हैं कि अगर उस अप्लायंस को 220 वोल्ट पे आप यूज करेंगे तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 60 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर देगा 1 सेकंड में। तो ये पावर रेटिंग लिखना जरूरी होती है हर कंपनी को कि हमारा जो डिवाइस है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ताकि अपने हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकें कि भैया मुझे कितनी एनर्जी कंज्यूम करवानी है या कितने बिल मैं पे कर सकता हूं। तो ये 60 वाट का मतलब 60 जूल पर सेकंड, यानी पावर रेटिंग क्या है कि अगर किसी गिवन अप्लायंस को गिवन वोल्टेज पे चलाया जाए तो कितनी एनर्जी पर सेकंड खर्च करेगा, उसे हम कहते हैं पावर रेटिंग। ठीक है प्यारे, अब आप देखिए इसमें ये पावर दे रखी है आपको, है ना, 60 वाट है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। तो अगर बताइए पावर रेटिंग दे रखी है तो आप इससे क्या क्या निकाल सकते हो। पहले तो आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे, P = V²/R से P और V डाल के आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। दूसरे बोले सर इससे हम करंट भी निकाल सकते हैं। बोले सर P = VI फॉर्मूला होता है, P दे रखा है, V दे रखा है, करंट निकाल सकते हैं। करंट निकाल तो सकते हो, लेकिन ये जो करंट की बेटा वैल्यू आएगी कि P/V करके, जैसे फॉर एग्जांपल P/V करा आपने, इससे करंट निकला 60/220, 0 कटा 2 3 जा 2 11 जा 3/11.2327 समथिंग जो भी आ गया। इतने एम्पियर का करंट जो आपने निकाल तो लिया प्यारे, लेकिन इतना करंट उस बल्ब में तब फ्लो करेगा। ध्यान से सुनना, ये जो आपने P = VI से करंट निकाला, आपके हाथ में बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग दे रखी है, तो ये जो करंट आपने निकाला वो ऐसा तो है नहीं कि हाथ में रखे हुए फ्लो कर रहा होगा। ऑब्वियसली कब फ्लो करेगा, जब उसे होल्डर में लगा के स्विच ऑन करके करंट फ्लो कराएंगे। तो ये जो करंट आपका निकला है P और V से, ये तब फ्लो करेगा इतना करंट जब उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को इतने वोल्टेज पे लगाएंगे। मान लें आपने वहाँ पे ऊपर बल्ब में लगा दिया, होल्डर में लगा दिया, स्विच ऑन किया, अगर वहाँ वोल्टेज घर पे 220 आ रहा होगा, 220 आ रहा होगा तो इतना करंट फ्लो होगा। लेकिन प्यारे ज़रूरी नहीं है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। घर पे जो वोल्टेज आते हैं 210 से 225 भी हो जाता है, 230 भी हो जाता है, 180 भी चला जाता है। तो वोल्टेज जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वोल्टेज चेंज होने से करंट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो इस फॉर्मूले में करंट वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, हालांकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ये जो इतनी इसकी पावर रेटिंग है प्यारे, चाहे आप बल्ब को लगाओ होल्डर में, करंट फ्लो कराओ, चाहे करंट ना फ्लो कराओ, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है। 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो करंट फ्लो हो या ना हो, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर पावर रेटिंग दे रखी है तो आप जल्दी से उससे P = V²/R से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर से बोल रहा हूं कि चाहे स्विच ऑन करो या ना करो, रेजिस्टेंस कांस्टेंट
रहेगा। करंट डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज है। हाँ, एक बात है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट से बहुत ज़्यादा हीट बनेगी। मान लें उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हीट बनेगी, और हीट बनने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। बल्ब नॉर्मली अगर हम बात करें, जब गर्म हो जाता है प्यारे, तो टेम्परेचर बढ़ने से आपने रेजिस्टेंस का तीसरा चौथा फैक्टर पढ़ा था, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेजिस्टेंस। तो उस केस में हाँ, करंट फ्लो करने पर रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर बहुत ज़्यादा हीट बनने लगे तो, वरना रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट। समझ पा रहे हो? ठीक है प्यारे, नोट कर लो जल्दी से, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ओके प्यारे, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लास्ट टॉपिक। क्या है लास्ट टॉपिक? पावर कंजम्पशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करने वाले हैं हम इस टॉपिक में? दो चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। पहली, जब रेजिस्टर्स को हम सीरीज या पैरेलल में लगाते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 + R2 1/R1 + 1/R2 क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, अगर रजिस्टर्स को या बल्ब्स को सीरीज या पैरेलल में लगाएंगे, अगर इंडिविजुअल बल्ब की पावर दे रखी है तो सीरीज और पैरेलल में लगाने पे ओवरऑल पावर पैरेलल में क्या फार्मूला होगा, जैसे ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का हमने निकाला था, या ओवरऑल पावर का फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं। दूसरी बात ये पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लें 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 10 रजिस्टर्स को अलग अलग पावर रेटिंग के, एक 20 वाट का, एक 60 वाट का, एक 100 वाट का हमने सीरीज में कनेक्ट किया और पैरेलल में कनेक्ट किया, और अगर उसमें 3 बल्ब सीरीज और 3 बल्ब पैरेलल में कनेक्ट करें अलग अलग पावर रेटिंग के, और उसमें अगर हमने करंट बढ़ाया तो अभी हमने देखा कि ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा करंट बढ़ा देंगे तो उसमें ज़्यादा हीट बनने की वजह से वो जो बल्ब्स हैं वो ब्लो ऑफ हो जाएंगे, वो फ्यूज़ हो जाएंगे। तो पढ़ना ये है कि 3 बल्ब्स को सीरीज और पैरेलल में लगाया तो अगर लिमिट से ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे तो कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा, जब सीरीज में लगाएं? कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा, जब पैरेलल में लगाएं? लो पावर वाला या हाई पावर वाला? क्या बोल रहा हूं अभी समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। देखिए, इन सीरीज देखिए 2 रजिस्टर्स हमने सीरीज में लगा दिए हैं, हमें निकालना है इफेक्टिव पावर का फॉर्मूला। एक बल्ब है, इसकी पावर रेटिंग है P1V, इसकी रेटिंग है P2V। बेटा ये V का मतलब ये मत समझना ये जो बैटरी लगाई है, बैटरी अगर V वोल्ट्स की है तो ये V वो वाला V नहीं है। चलो मैं इस बैटरी का वोल्टेज लिख दे रहा हूँ V'। ये जो VV लिखा है ये इसका वोल्टेज मत समझना। बोले सर सीरीज में तो वोल्टेज अलग अलग होता है, ये V1 V2 लिखो। ये मैंने इसके वोल्टेजेस नहीं लिखे हैं, ये मैंने पावर रेटिंग लिखी है। जैसे अभी बोला था 220 वोल्ट, और साथ में पावर की इतने वोल्टेज पे चलाएं तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, इतने वोल्टेज पे चलाएं तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। पावर रेटिंग से P1 और V से, P2 और V से आप इन दोनों बल्ब्स का क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। तो बताइए R का क्या फॉर्मूला हो गया, V²/P। तो फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस बल्ब के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V²/P1, जबकि सेकंड वाले रजिस्टर के रेजिस्टेंस का, बल्ब का फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस के V²/P2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पहले वाले रजिस्टर बल्ब के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V²/P1 और दूसरे वाले के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V²/P2। समझ पा रहे हो कि नहीं, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अभी हमें इफेक्टिव पावर निकालनी है, उसके लिए आपको मालूम है कि जब बल्ब्स को, रजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला का, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R1 है, इसका R2 है, तो बताओ मिला के रेजिस्टेंस R1 + R2 हो जाता है। जबकि यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2 ऐसे लगाते हैं। ये लीजिए, यहाँ R1 का फॉर्मूला डाल दीजिए, यहाँ पर R का फॉर्मूला डाल दीजिए। R1 पहले वाले रजिस्टर का है V²/P1, V²/P2। जैसे ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले थे, ऐसे ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं V²/P, जहाँ पे V² का मतलब होगा इफेक्टिव वोल्टेज और P का मतलब होगा इफेक्टिव पावर। अरे ऐसा करने से आप देखिए V² कट गया, क्या फॉर्मूला आ गया, 1/P1 + 1/P2। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 + R2 होता है, लेकिन इफेक्टिव पावर का फॉर्मूले के लिए ये लगाते हैं। चलो यहाँ देखते हैं
यहाँ पे फर्स्ट वाले R1 की जगह आप लिख दीजिए v स्क्वायर अपॉन P1, यहाँ पे लिख दीजिए v स्क्वायर अपॉन P2 और यहाँ लिख दीजिए R की जगह v स्क्वायर अपॉन P, जहाँ पे P का मतलब होगा इफेक्टिव पावर। रेटिंग तो सबकी VVV है तो VVV ही लिखेंगे, जैसे यहाँ पे VVV लिखा, रेटिंग सबकी सेम है, इफेक्टिव की रेटिंग भी V होगी। फिलहाल यहाँ पे P ऊपर चला जाएगा बेटे, तो ये हो जाएगा P अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू P1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस P2 अपॉन वी स्क्वायर। वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन आके कट गया, ये लीजिए क्या फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। जहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन R1 वाला लगेगा तो वहाँ पावर का फॉर्मूला P1 प्लस P2 लगेगा। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन से ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। फिलहाल दूसरी बात ये आई कि अगर दोनों में यहाँ पे करंट फ्लो कराया गया और एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करा तो बताइए कौन सा बल्ब पहले ब्लो ऑफ होगा। बोले सर ब्लो ऑफ क्यों होगा? बेटा ब्लो ऑफ इसलिए होगा क्योंकि करंट जब फ्लो कराएंगे तो वहाँ पे हीट भी ज़्यादा बनेगी। हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हीट एनर्जी का, I स्क्वायर RT। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट, और हीट से उसका जो फिलामेंट है वो मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने से ब्लो ऑफ हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि अगर दो बल्ब सीरीज में लगाए तो कौन सा पहले ब्लो ऑफ होगा, पैरेलल में कौन सा पहले ब्लो ऑफ होगा, कम पावर रेटिंग वाला या ज़्यादा पावर रेटिंग वाला। जैसे आपने दो बल्ब लगा दिए, एक 20 वॉट का और एक 100 वॉट का, तो सीरीज में लगाए तो कौन सा पहले ब्लो ऑफ होगा, पैरेलल में लगाए तो 20 वॉट का होगा या 100 वॉट का होगा। समझ पा रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए प्यारे, इससे पहले एक बात मैं ये बता दूं आपको कि बेटा पावर का फॉर्मूला या हीट का फॉर्मूला, आप देखिए हीट के दो फॉर्मूले हैं। कितनी हीट बनेगी वो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, उसके लिए दो फॉर्मूले हैं, एक I स्क्वायर RT और एक V स्क्वायर अपॉन RT। एक फॉर्मूला कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एक फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन प्यारे ये फॉर्मूला तब लगाएंगे व्हेन I इज कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला तब लगाएंगे व्हेन V इज कांस्टेंट। समझ पा रहे हो? जब V कांस्टेंट होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I कांस्टेंट होगा तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी दिमाग में बैठाइए बेटा, जब बल्ब्स को सीरीज में लगाते हैं तो क्या चीज कांस्टेंट होती है? हर बल्ब की, हर रजिस्टर की करंट। हर सीरीज में हर बल्ब का करंट सेम होगा, तो ध्यान रखना बेटा सीरीज के लिए करंट सेम होगा तो ये वाला हीट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और पैरेलल में V सेम होता है तो पैरेलल के लिए हीट का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करोगे जिसमें V सेम होता है, जिसमें हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए क्या होगा प्यारे, जब हम दो सीरीज में लगाएंगे तो आप एक बात तो ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन P है, जहाँ पे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है। और सीरीज की बात करें तो सीरीज में हीट का फॉर्मूला होगा I स्क्वायर RT, यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब ध्यान करो बेटा, सीरीज में आप देखिए ये फॉर्मूले के हिसाब से रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है। जिसकी पावर ज्यादा होगी, पावर मोर होगी तो रेजिस्टेंस लेस होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस लेस होगा तो हीट भी लेस होगी। तो आप देखिए जिसकी पावर ज़्यादा है उसमें हीट लेस होगी, और जिसकी पावर मोर है उसका पावर मोर वाले का रेजिस्टेंस लेस होगा, और गलत बोल रहा हूँ, पावर जिसकी पावर लेस होगी उसका रेजिस्टेंस मोर होगा, और जिसका रेजिस्टेंस मोर होगा उसमें हीट भी ज़्यादा बनेगी, और वही वाला पहले फ्यूज होगा। फ्यूज ये पहले प्रेफरेंशली ये वाला फ्यूज होगा जिसकी पावर लेस है, यानी 20 वॉट और 60 वॉट का अगर आपने लगाया सीरीज में तो कौन फ्यूज होगा? 20 वॉट वाला। ध्यान रखना ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, अगर आपको ध्यान है तो बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट टिक लगा सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। सीरीज में लगाने पे कम पावर वाला पहले फ्यूज होगा, ठीक है। अच्छा, उसमें हीट एनर्जी ज्यादा बनेगी, कम पावर हीट एनर्जी ज्यादा, कम पावर हीट एनर्जी ज्यादा सीरीज में। लेकिन अगर हम बात करें पैरेलल में तो जरा देखिए, पैरेलल में फिर से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो वही है V स्क्वायर अपॉन P, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है, और हीट एनर्जी का फॉर्मूला पैरेलल में V स्क्वायर अपॉन RT लगाएंगे जिससे हीट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अब देखिए वो जिसमें
जिसमें पार मोर है, देखिए जिसकी पार मोर है बताइए उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, रेजिस्टेंस लेस होगा। और रेजिस्टेंस पार मोर, रेजिस्टेंस लेस, और रेजिस्टेंस लेस तो हीट मोर, उसमें हीट ज्यादा बनेगी। इसका उल्टा, जिस वाले बल्ब की पार लेस है उसका रेजिस्टेंस मोर होगा, रेजिस्टेंस मोर होगा तो हीट कम बनेगी, हीट कम बनेगी। अब बता दीजिए कौन पहले ब्लो ऑफ होगा, कौन पहले फ्यूज हो जाएगा। ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा हीट बनेगी, ज्यादा गर्मी बनेगी, उसका फिलामेंट टूट जाएगा मेल्ट होके। तो देखिए किसमें ज्यादा गर्मी बन रही है, जिसकी पावर मोर है। तो पैरेलल में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे तो कौन फ्यूज होगा, जिसकी पावर मोर है। जबकि सीरीज में लगाएंगे तो कौन पहले, सीरीज में लगाएंगे तो कौन पहले ब्लो ऑफ होगा, जिसकी, ये क्या लिखा, पैरेलल में कौन होगा, ब्लो, फ्यूज की जगह ब्लो ऑफ लिख लो। कौन पहले ब्लो ऑफ होगा, जिसकी पावर मोर है। जबकि सीरीज में वो ब्लो ऑफ होगा जिसकी पावर लेस है। ठीक है प्यारे, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। ठीक है, फिलहाल पॉज मार के पहले ये पूरा लिख लीजिए और फिर उसके बाद आगे सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ प्यारे। ये आज का लास्ट टॉपिक था और ये जो पूरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़ा चैप्टर है। आज तक जो हमने पढ़ा है वो एक पार्ट था। इसके आगे किरचॉफ्स लॉ, पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं, वो एक अलग पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जितना मैं यहाँ 6 लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ थ्योरी, अब इसके बाद पहले हम इस पार्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे। इसलिए मेरी एडवाइस है, 6 पार्ट्स हो चुके हैं, आगे न्यूमेरिकल्स से पहले प्यारे अगर इसका आप एक बार रिवीजन कर लें तो आगे न्यूमेरिकल्स करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं। अगले लेक्चर से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सारे चैप्टर में सारे लेक्चर्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कोई भी लेक्चर आप अटेंड करना चाहते हैं, कमज़ोर रह गया है, डायरेक्टली क्लिक करके आप उस पर जंप कर सकते हैं। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई हैं तो एक लाइक मार दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी विशेज़, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। खूब मेहनत करिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।